फार्माकोलॉजी के अंदर हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चला था एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स के अंदर हमने पढ़ा कि बीटा लैक्टम्स के बारे में हमने पढ़ लिया, सॉरी बीटा लैक्टम्स हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमें सबसे पहले हमने पेनिसिलिन पढ़ा। सो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिफेलोस्पोरिन्स। सेकेंड, सिफेलोस्पोरिन्स। सिफेलोस्पोरिन्स को हम 5 क्लास में बांटते हैं, 5 जनरेशन है इसकी। और वो किस बेसिस पे हैं कि वो किस तरह के ऑर्गेनिज्म में बचाते हैं, इस ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो मारते हैं, उस बेसिस पे हम इसको 5 जनरेशन के अंदर बांटते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन है ये मेजोरली मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। और जैसे जैसे हम जनरेशन फर्स्ट से सेकंड की तरफ चलेंगे, थर्ड फोर्थ, तो ग्राम नेगेटिव की तरफ पोटेंसी बढ़ जाती है, ग्राम नेगेटिव को मारना ज़्यादा शुरू हो जाता है। जैसे सेकंड है ये थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव को ही मारता है, थोड़ा सा ग्राम नेगेटिव को मारता है, और ज़्यादातर एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एनारोब्स। जो थर्ड है इसका वाइड स्पेक्ट्रम है, बहुत ये ग्राम पॉजिटिव को भी बहुत ज़्यादा मारता है। ये अगर एक एक लगा दूँ इस पर तो ये ग्राम पॉजिटिव को बहुत ज़्यादा मारता है, ग्राम नेगेटिव को भी मार देता है, अच्छी पोटेंसी है। सो ये वाइड स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब, वाइड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को कवर कर सकता है, ग्राम पॉजिटिव के बहुत सारे को, ग्राम नेगेटिव के बहुत सारे को। सो वाइड स्पेक्ट्रम है इसका। जो फोर्थ जनरेशन है वो बेसिकली हम ग्राम नेगेटिव के लिए, सो फर्स्ट जनरेशन ग्राम पॉजिटिव के लिए, फोर्थ जनरेशन ग्राम नेगेटिव के लिए, थर्ड दोनों, और जो सेकंड है वो थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव थोड़ा सा ग्राम नेगेटिव और एनारोब्स के लिए। जो फिफ्थ जनरेशन है, हमने पहले बात किया था कि ज़ूडोमोनास के खिलाफ कौन सी एंटी माइक्रोबियल जो वर्क नहीं करती, तो हमने उसमें पढ़ा था वेनकोमाइसिन नॉन इफेक्टिव है। और हमने उसके अंदर एक ये पढ़ी थी कि जो जितनी भी बीटा लैक्टम्स होती हैं वो इनइफेक्टिव हैं अगेंस्ट एमआरएसए, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के खिलाफ सभी क्या है, रेजिस्टेंट है। और उसमें हमने बोला था कि एक एक्सेप्शन है, सो वो एक्सेप्शन क्या है, वो है फिफ्थ जनरेशन एक्सेप्शन है। तो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, एमआरएसए के लिए, एमआरएसए के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, इनका नाम देख लेते हैं, इनमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें ज़्यादा ड्रग्स सीफा से शुरू होते हैं, जैसे सीफाजोलिन, सीफालेक्सिन, सीफालोथिन, सीफालोरिडिन एंड सीफाट्रोक्सिल। तो जो फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स हैं वो शुरू होते हैं किससे, सीफा से, सीफाजोलिन, सीफालोथिन, सीफालेक्सिन, सीफालोरिडिन और सीफाड्रोक्सिल। अब बात कर लेते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में आती है तुम्हारा, सेकंड जनरेशन जो पहली है दैट इज सेफ्यूरोक्साइन, और जो नंबर 2 है दैट इज सीफोक्सिटिन, एंड नंबर 3 इज सिमेटाजोल, सिफमेटाजोल। नंबर 4 इज सीफोमेंडोल। ये एक एक्सेप्शन है, सॉरी अभी बात करेंगे इसके बारे में। फिफ्थ सीफा क्लोर। तो हम देखते हैं कि सीफा जो है फर्स्ट जनरेशन में आती है, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन दैट इज सीफा क्लोर, जिसके अंदर सीफा आया हुआ है, बट दिस इज सीफा क्लोर इज सेकंड जनरेशन। सो सेकंड जनरेशन इज सिफेरोक्साइन, सिफोक्सिटिन, सेफमेटाजोल, सेफोमेंडोल और सीफा क्लोर। ठीक है, थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं। थर्ड जनरेशन में आती है आपकी सीफोपैराजोन, नंबर 2 इज सेफ्ट्रिएक्सोन, सीफोटैक्सिन, सेफ्टिजोक्सिन, फिफ्थ वन इज सीफोपोडोक्सिन, और 6 आ गई आपकी सेफ्टाजिडिन। नंबर 7 इज सेफ्टिब्यूटन, नंबर 8 इज मोक्सालेक्टम, जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं क्लिनिकल में दैट इज सिफेक्सिन। जो ये थी थर्ड जनरेशन ड्रग्स, क्या सीफोपैराजोन, सेफ्ट्रिएक्सोन, सेफोटैक्सिन, सेफ्टिजोक्सिन, सिफपोडोक्सिन, सेफ्टाजिडिन, सेफ्टिब्यूटन, मोक्सालेक्टम एंड सिफेक्सिन। अब फोर्थ जनरेशन देख लेते हैं। फोर्थ जनरेशन नंबर 1 आती है आपकी सेफेपिम, और इसके अंदर 2 ही होती हैं, सेफिपिम एंड सेफपायरोम। और फिफ्थ जनरेशन की बात कर लेते हैं, इसके अंदर भी 2 होती हैं जो कि एमआरएसए, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए इस्तेमाल होती हैं। दैट इज नंबर 1 इज
सेफ्टिबिप्रोल, सेफ्टिबिप्रोल। एंड नंबर 2 इज सेफ्टारोलिन। तो ये 5th जनरेशन की किसके लिए इस्तेमाल होती हैं? एमआरएसए के लिए इस्तेमाल होती हैं। सो एमआरएसए के लिए इस्तेमाल की जाती हैं 5th जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स विच आर सेफ्टिबिप्रोल एंड सेफ्टारोलिन, सॉरी सेफ्टारोलिन है, सेफ्टारोलिन एंड सेफ्टिबिप्रोल, दिस आर यूज फॉर एमआरएसए। तो हमने जो यहाँ से निमोनिक निकाल के लाया वो क्या है कि अगर नाम में सीफा है एंड दैट इज फर्स्ट जनरेशन, ए है सीफा, वो क्या है फर्स्ट जनरेशन। एक्सेप्ट क्या है इसका, एक्सेप्शन क्या है इसका, सीफा क्लोर जो कि सेकंड जनरेशन है। दूसरी चीज़, अगर आप 4th जनरेशन में आए तो इसमें क्या है, पाई। सो अगर पाई है तो देन देयर इज सिफिपाइन, सेफिपिम, सेफ्पायरोम। सो ये 4th जनरेशन हो गई। तो हमने देखा अगर सीफा है तो फर्स्ट जनरेशन है, एक्सेप्ट सीफा क्लोर, पाई है तो 4th जनरेशन है, और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो या तो 5th जनरेशन है या फिर 3rd जनरेशन है। ठीक है, तो हम उसका पता कैसे लगाएंगे, अगर नाम में रोल है देन दिस इज 5th जनरेशन। ठीक है, इसको सेफ्टारडीन को हम सेफ्टारोलिन भी कहते हैं, सेफ्टारोलिन। तो अगर रोल है, दिस इज रोल, तो अगर रोल है इसके अंदर तो देन इज अ 5th जनरेशन। ठीक है, अगर रोल नहीं है और पाई भी नहीं है एंड देन सीफा भी नहीं है देन इज अ 3rd जनरेशन। अब हम देखें कि अगर नाम में पाई भी नहीं है, रोल भी नहीं है, सीफा भी नहीं है, तो क्या हो सकता है, 3rd जनरेशन भी हो सकता है और 2nd जनरेशन भी हो सकता है। तो हमें कुछ लेटर्स याद करने होंगे, वो क्या है, मी, 1 और 10। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है, पाई भी नहीं है, रोल भी नहीं है, सीफा भी नहीं है, तो हमें 3 लेटर याद करने, मी 1 10। तो अगर नाम के एंड में ये मी 1 10 नहीं है, मी 1 10 नहीं है, अगर हैं देन इट विल बी अ 3rd जनरेशन। एक्सेप्ट सेफ्यूरोक्सिन, एक्सेप्ट सेफ्यूरोक्सिन जो कि क्या है, 2nd जनरेशन है। ठीक है, अगर मी 1 10 है, अगर मी 1 10 है, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज मी, दिस इज ऑल्सो मी, 10 देन मी ऑल्सो, सो देन इज अ 3rd जनरेशन। और अगर ये कुछ भी नहीं है और मी है तो उसमें एक एक्सेप्शन आता है, सेफ्यूरोक्सिन। ठीक है, अगर मी 1 10 नहीं है और ये सीफा भी नहीं है और पाई भी नहीं है और रोल भी नहीं है देन इट विल बी अ 2nd जनरेशन ड्रग। तो एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कैसे कर लेंगे, फर्स्ट जनरेशन कैसे याद करेंगे, अगर उसके नाम में सीफा है या नहीं है, एक्सेप्ट सीफा क्लोर जो क्या है, 2nd जनरेशन है। 4th जनरेशन के देखने के लिए क्या करेंगे, पाई प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, 5th जनरेशन को कैसे पता लगाएंगे, उसके अंदर रोल है या नहीं है, रोल प्रेजेंट। ठीक है, 3rd जनरेशन को कैसे पता लगाएंगे कि अगर इनके अंदर ये भी नहीं है और लास्ट में क्या है, मी 1 10, एक्सेप्ट, देखिए ना स्पेलिंग गलत तो नहीं, एक्सेप्ट सेफ्यूरोक्सिन जो कि क्या है, 2nd जनरेशन। ठीक है, और अगर मी 1 10 भी नहीं है तो क्या होगी, इट विल बी अ 2nd जनरेशन ड्रग। हम बात कर लेते हैं कि सेफेलोस्पोरिन्स की कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बाइल के अंदर सिक्रेट होने की, बाइल सिक्रेशन यानी बाइल के अंदर सीक्रेट होना, ऐसे नाम को समझो इसको, बाइल सिक्रेशन के अंदर, यानी बाइल के अंदर सीक्रेट होती हैं। तो मतलब कुछ सेफेलोस्पोरिन्स बाइल के अंदर सीक्रेट होती हैं। तो बाइल के अंदर सीक्रेट होती है तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका ये फ़ायदा है कि बहुत सारी हमारी एंटीबायोटिक्स क्या हैं वो ज़्यादातर किडनी से सीक्रेट होती हैं, किडनी से बाहर जाती हैं टॉयलेट के थ्रू, बाइल सीक्रेट होगी तो बाइल से जीआईटी के अंदर आएगी और जीआईटी से फेसिस की जाएगी। तो अगर किसी को रेनल फेलियर है, रेनल डिजीज़ है, तो हम उसको ऐसी एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते जो रेनल से सीक्रेट हो, किडनी से सीक्रेट हो, क्योंकि रेनल उस पर किडनी पर दबाव पड़ेगा फिर उसको निकालने के लिए। तो हम ऐसी एंटीबायोटिक दे सकते हैं जो बाइल के थ्रू सीक्रेट होती हैं। ठीक है, तो सेफेलोस्पोरिन्स के अंदर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बाइल के थ्रू सीक्रेट होती हैं, वो हैं, इसको हम 1 सेफेलोस्पोरिन कह सकते हैं। 1 सेफेलोस्पोरिन का क्या मतलब है, जिसके एंड में 1 सेफेलोस्पोरिन। ठीक है, 1 का मतलब सीफोपेराजोन 1 और सेफ्ट्रिएक्सोन। तो अगर ये बाइल के थ्रू सीक्रेट हो रही है तो इसका मतलब किडनी पे कोई फर्क नहीं करेगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई दबाव नहीं पड़ेगा किडनी के ऊपर। तो रेनल फेलियर के अंदर हम इसको दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर रेनल डिजीज है। दूसरा, बाइल सिक्रेशन किसके थ्रू होगा, ड्यूडेनम में, बाइल डक्ट के थ्रू, और बाइल डक्ट के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, टाइफॉइड वगैरह के। ठीक है, तो हम इसको टाइफॉइड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कैन बी यूज्ड इन नंबर फर्स्ट टाइफॉइड फीवर एंड नंबर 2 रेनल फेलियर या फिर रेनल डिजीज को लिख सकते हैं।
तो अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम रेनल फेलियर्स के अंदर दे सकते हैं। तो उनको याद करने के लिए हम एक निमोनिक बनाएंगे। क्या निमोनिक होगा? सेफ इन रेनल, RENAL डिजीज। ठीक है, तो सेफ का नाम देख लो आप कैसे, तो सेफ्ट्रिएक्सोन और सीफोपैराजोन दे सकते हैं। आर से रिफेम्पिसिन, नेफासिलिन, A for ampicillin, then there is L for लिंकोसोमाइड, और लिंकोसोमाइड में मेन कौन सी? क्लिंडामाइसिन। ठीक है, और D for डॉक्सीसाइक्लिन। सो दीज आर सेफ इन रेनल फेलियर। रेनल फेलियर के अंदर ये सेफ है। और क्यों सेफ है? बिकॉज सिक्रेटेड थ्रू बाइल। बिकॉज डाल देता हूँ, बिकॉज सिक्रेटेड थ्रू बाइल। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। अभी हमने बाइल से सिक्रेट होती है जो सी सेफ्ट्रिएक्सोन एंड सेफ्टोरम। दूसरी है कि सिफेलोस्पोरेस के अंदर जो सूडोमोनास को किल कर दें, सूडोमोनास के लिए हो। तो हमने पेनिसिलिन के अंदर पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? सीटी मैप। ठीक है, तो सूडोमोनास के अंदर जो सिफेलोस्पोरिन्स एक्टिव हैं वो हैं सीफोपैराजोन, सिफेपिम एंड सेफपायरोम और सेफ्टाजिडीन। सो पी से सूडोमोनास, और इन सब के अंदर भी क्या आ रहा है? पी आ रहा है। सिफोपैराजोन, सिफेपिम और सेफपायरोम। ठीक है, और जिसके अंदर पी नहीं है, दिस इज मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ हमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सूडोमोनास में कौन सी एंटीबायोटिक इनइफेक्टिव है, और हमने पढ़ी थी दैट इज वेनकोमाइसिन। सो वेनकोमाइसिन इनइफेक्टिव है सूडोमोनास के लिए। और हमने पेनिसिलिन के अंदर भी नाम से याद किया था, डॉन CM या फिर सिटी मैप से हमने उसको जो एंटीबायोटिक्स थी उनको याद किया था। यहाँ पे सूडोमोनास है, सिफेलोस्पोरिन्स के अंदर सिफोपैराजोन, सिफेपिम, सिफपायरोम, सेफ्टाजिडीम, जो कि मोस्ट इफेक्टिव है अगेंस्ट सूडोमोनास। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें देखेंगे हम वो है, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? नंबर 3, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन, इसमें होता क्या है? डाइसल्फिराम रिएक्शन में ये जब हम इंटॉलरेंस हो जाता है, अल्कोहल इंटॉलरेंस, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग, नोशिया, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसे हम डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कहते हैं। और ये अब हम इसमें देखेंगे डाइसल्फिराम रिएक्शन सिफेलोस्पोरिन्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स करवा सकती हैं। तो इसमें आती है तुम्हारा सीफोपैराजोन, मोक्सोलेक्टम, एंड नंबर 3 इज सीफोटिटान। ठीक है, तो ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन करवाती हैं। नंबर 4 जो प्रॉपर्टी आती है सिफेलोस्पोरिन्स में, दैट इज डिक्रीज प्रोथ्रोम्बिन। अगर प्रोथ्रोम्बिन डिक्रीज हो जाएगा तो ब्लीडिंग क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो जो पर्सन जिनको कुछ ऐसा डिजीज है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, तो उनमें हम कौन कौन सी दवाएं दे सकते हैं? यही तीनों क्या करवाती हैं? प्रोथ्रोम्बिन डिक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाएगी, सीफोपैराजोन और मोक्सोलेक्टम और सीफोटिटान। लेकिन अब जो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम इसमें देखें वो क्या है कि जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो बाइल सिक्रेशन हो या फिर सूडोमोनास के खिलाफ, सब में सीफोपैराजोन है। सीफोपैराजोन, सूडोमोनास के अंदर भी सीफोपैराजोन है, डाइसल्फिराम रिएक्शन में भी सीफोपैराजोन है, और प्रोथ्रोम्बिन को डिक्रीज करने में भी सीफोपैराजोन है। तो बेसिकली जब क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, तो जो भी किसी प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है उसके अंदर सीफोपैराजोन है, तो हम अगर हमें नहीं पता है तो हम सीफोपैराजोन मार्क कर देते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए आंसर भी ज़्यादातर यही होता है। अब हम जो बीटा लैक्टम्स के अंदर हमने पेनिसिलिन पढ़ी, सिफेलोस्पोरिन्स पढ़ी, अब हम बात करेंगे बीटा लैक्टम्स के अंदर थर्ड वाले की, दैट इज व्हाट? कार्बापेनिम्स। कार्बापेनिम्स। सो कार्बापेनिम्स में हमने एक दवाई बनाई जिसका नाम था इमीपेनिम। ये क्या करती थी? ये लेबोरेटरी के अंदर जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो ये ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और एनारोब्स इंक्लूडिंग सूडोमोनास सब पे इफेक्ट कर रही थी, सब पे इफेक्ट कर रही थी। ठीक है, सब पे इफेक्ट करने के बाद जब हमने इसके ट्रायल शुरू किए और ह्यूमंस के अंदर जब इसको इंजेक्ट किया, ह्यूमंस के अंदर, तो इसने नो इफेक्ट आफ्टर इंजेक्टिंग इन ह्यूमंस। तो सब शौक हो गए कि यार ये बाहर तो लेबोरेटरी के अंदर, तो इन लेबोरेटरी लिख देता हूँ, इन लैब। सो इमीपेनम्स किल्स जी पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एनारोब्स इन लैब। लेकिन जब ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट किया इसको तो इसने कोई भी असर नहीं दिखाया। तो इसके ऊपर हमने स्टडी की तो ये देखा कि जो इमीपेनम है, किडनी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रोपेप्टिडेज।
ये क्या करता था एंजाइम, ये इमापेनिम को तोड़ देता, जिसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्टिव था। तो हमने क्या किया, एक दवाई बनाई, हमने इसके अंदर एक सीलास्टेटिन, दवाई सीलास्टेटिन, जो इसको इनहिबिट कर देती थी, इसको इनहिबिट कर देती थी। सीलास्टेटिन डायहाइड्रोपेप्टाइड को इनहिबिट कर देती थी। अभी पेनम टूटता नहीं था और अपना काम करता था, और ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव एनवलप सबके अंदर सबको मार देता था इंजेक्शन के बाद। अब एक चीज़ और यहाँ पे हमें ध्यान रही, ये स्टेटिन नहीं है जो हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वाला स्टेटिन है, उसमें क्या है वास्टेटिन, ठीक है। इसके अंदर क्या है लास्टेटिन। सो ये लास्टेटिन इज जस्ट फॉर इमीपेनम, जिसके अंदर ये इनहिबिट करता है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज को, और इमीपेनम को वर्क करने के लिए उसका पूरा वर्क एरिया देता है, ठीक है। तो लेकिन इमीपेनम के अंदर एक साइड इफेक्ट है, दैट इज इट कोज सीजर्स, सीजर्स करवाता है। सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एपिलेप्सी, एपिलेप्सी के अंदर इसको हम नहीं देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमने कुछ और कार्बापेनम्स बनाई जिनका जो ना तो डिहाइड्रोपेप्टाइडेज से टूटी थी, उनके अंदर और भी ज़्यादा बेनिफिट्स है। तो वो कौन कौन सी थी, फेरोपेनिम, फेनोपेरिम, डोरीपेनिम, अल्टापेनिम, ये दवाई बनाई जो कार्बापेनिम्स के ही एक मॉडिफाइड की गई, उनको बनाया गया। तो इनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज थी कि ये इनको ये नॉट ब्रेक्ड बाय, किसके द्वारा ब्रोक नहीं की जा सकती, नॉट ब्रोक बाय डिहाइड्रोपेप्टाइडेज। दूसरा, बहुत कम सीजर्स, हालांकि सीजर इनमें भी इनकी वजह से हो सकता है, लेकिन बहुत कम सीजर करवाती थी, ठीक है। तो इनके अंदर वो थी, लेकिन इसका क्या है, सारी इंजेक्टेबल फॉर्म थी, एक्सेप्ट फेरोपेनिम जो कि एक ओरल फॉर्म है, और ये क्या है, ये सभी की सभी जितनी भी हमने पढ़ी हैं, ये सब क्या है, ज़ूडोमोनास को मारती हैं, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव को मारती हैं। तो अब तक हमने देखा है कि ग्राम पॉजिटिव जो एंटीबायोटिक जो हमने अभी तक पढ़ी हैं बीटा लैक्टम्स के अंदर, जो ज़ूडोमोनास के साथ के इफेक्टिव हैं, वो हमने पढ़ी हैं सेफ्ट्रिएक्सोन एंड सीफोपेराजोन। देन हमने पढ़ी है आपका पेनिसिलिन के अंदर पढ़ी है सिफेलोस्पोरिन के अंदर सेफ्ट्रिएक्सोन, सीफोपेराजोन, और पेनिसिलिन के अंदर हमने पढ़ी थी डॉन CM या फिर CT मैप के नाम से जो निमोनिक बनाया था वो पढ़ी। और जितनी भी कार्बापेनिम्स हैं सब क्या है, ज़ूडोमोनास के खिलाफ इफेक्टिव, लेकिन इनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि कौन सी इफेक्टिव नहीं है, दैट इज वैनकोमाइसिन। तो अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने बहुत सारी ऐसी दवाएं बना ली हैं जो ग्राम पॉजिटिव यानी वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स थी, जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स थी, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया को मार सकती थी। अब बैक्टीरिया को ये चीज़ पता लग गई कि भाई बहुत सारी दवाएं बन चुकी थी खिलाफ, तो उन्होंने एक नए तरीके का एंजाइम डेवलप किया। कौन सा एंजाइम था वो, ESBL। इसका मतलब था एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज। तो ESBL डेवलप किया। अभी क्या थी, जो बहुत सारी दवाइयाँ जो बहुत सारे बैक्टीरिया को मार पा रही थी, अब ये डेवलप होने की वजह से वो रेजिस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ किसमें पाई जाती है, क्लेब्सिएला के अंदर बहुत ज़्यादा ये एंजाइम पाया जाता है, क्लेब्सिएला। तो क्लेब्सिएला के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से जो बहुत सारी एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो काम नहीं कर पा रही। लेकिन इसके अंदर कुछ कमियाँ रह गई। वो कमियाँ क्या थी, वो कमियाँ ये थी कि ये अगर हम एंटीबायोटिक्स को बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स के साथ दें, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स के साथ दें, तो ये इसको क्लेब्सिएला इसको तोड़ नहीं पाता था। तो इसके लिए हमने बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर दिया और प्लस एक कोई एंटीबायोटिक दी, जैसे पिपरासिलिन के साथ हमने क्या दिया, प्लस टेजोबैक्टम, ठीक है। दूसरी क्या कमी इसने छोड़ दी, पहली कमी ये थी, दूसरी कमी इसने क्या छोड़ दी, दूसरी कमी इसने छोड़ दी कि कार्बापेनम्स के खिलाफ कार्बापेनम्स को नहीं तोड़ पा रहा था, कार्बापेनम्स को नहीं तोड़ पाता। और ये जो एक्सटेंड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टामेज है, इसका मतलब केवल बीटा लैक्टम को नहीं, बहुत सारे एंटीबायोटिक को तोड़ता है, नॉन बीटा लैक्टामेज को भी तोड़ता है, नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को भी तोड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जिनके अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट होने लगा, वो एक बैक्टीरिया जिसे क्लेबिसिएला कहते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। और अब हमने देखा कि क्लेबिसिएला के अंदर दो कमियां रह गई। पहली, ये बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर था, जो हम एक शील्ड बना के भेजते थे एंटीबायोटिक खिलाफ, उसको तोड़ने में नामुमकिन रहा, जिसकी वजह से हम बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर देते, उसके साथ एंटीबायोटिक देते और उसको इस्तेमाल करते, और वो ESBL वाले जो बैक्टीरिया हैं उनके खिलाफ इफेक्टिव रहती। दूसरा, कार्बापेनम्स को नहीं तोड़ पाया। कार्बापेनम्स आर इफेक्टिव और यू कैन से ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ESBL बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा, ठीक है। ESBL के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होंगी, कार्बापेनम्स। और जब डॉक्टर्स ने ESBL का तोड़ निकाला, तो ये भी बैक्टीरिया को पता लग गया कि भाई इन्होंने ESBL का तोड़ निकाला, तो उन्होंने एक अलग तरह का एंजाइम बनाना शुरू किया, जिसको कहा मेटेलो बीटा लैक्टामेज। और क्योंकि न्यू दिल्ली के अंदर सबसे पहले आइसोलेट हुआ था, तो इसको नाम दिया न्यू दिल्ली, सो शॉर्ट फॉर्म में NDM कहते हैं। तो जिन बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम बनना शुरू हो गया, वो लगभग हर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो गए ना। अब इन पे काम करने लगा, ये किस पे काम भी नहीं, ना इन पे काम करता, क्या नाम है इसका, कार्बापेनम्स भी काम नहीं करता इनके ऊपर। दूसरा,
जो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर थे वो इस काम नहीं कर पा रहे थे, इनहिबिटर भी काम नहीं कर पा रहे थे। तो अब इसके बाद फिर क्या हुआ भाई, क्योंकि अभी किसी से भी नहीं मर रहा था, तो इन तरह के इनकी वजह से एक रेजिस्टेंट एलर्जी होनी शुरू हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से इनको नाम दिया सुपर बग, सुपर बग, ठीक है। और लेकिन इसका भी आजकल हमने तोड़ निकाल लिया है, और इसके लिए हमने एक दवाई का बनाई है जिसका नाम है कोलेस्टिन। कोलेस्टिन किसके लिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनडीएम, ठीक है। तो बीटा लैक्टम्स के अंदर जो हम लास्ट ग्रुप पढ़ेंगे दैट इज नंबर 4 इज मोनोबैक्टम्स। तो मोनोबैक्टम्स के अंदर मोनोबैक्टम्स क्या करते थे, ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती थी जो हमने पढ़ा था, वो था कि डोंट शो क्रॉस एलर्जी। क्रॉस एलर्जी इसका मतलब अगर किसी भी एंटीबायोटिक से बीटा लैक्टम से तुमको एलर्जी है तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि और जितने भी बीटा लैक्टम्स होंगे उनसे एलर्जी होगी एक्सेप्ट मोनोबैक्टम्स। दूसरा, ओनली फॉर ग्राम नेगेटिव, केवल ग्राम नेगेटिव के लिए ज़रूरी होती हैं, सिर्फ ग्राम नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पेनिसिलिन थी वो क्या करवाती है, एलर्जी करवाती है, ये एलर्जी नहीं करवा रही, ठीक है। वो ग्राम पॉजिटिव के लिए थी, ग्राम नेगेटिव के लिए थी नहीं, बिल्कुल जो पेनिसिलिन कर रही थी उसका बिल्कुल उल्टा कर रही है। तो पेनिसिलिन आई और इनसे पूछा कि अजी तेरा नाम तो बता। तो जो मोनोबैक्टम्स है, जो मोनोबैक्टम के अंदर हम पढ़ेंगे दैट इज अजी थ्रियोनाम। तो ये क्या है, दवाई है एस्ट्रियोनेम, ठीक है। सो एलर्जी शो नहीं करता और ग्राम नेगेटिव के लिए वर्क करता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, एंटी माइक्रोब्स के अंदर हम पढ़ रहे थे जो सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं, सेल वॉल इनहिबिटर्स, ठीक है। सेल वॉल इनहिबिटर्स के अंदर हम सबसे पहले पढ़े थे बीटा लैक्टम्स। सो बीटा लैक्टम्स के साथ साथ बीटा लैक्टम्स में हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा हमने बीटा लैक्टम्स के अंदर, हमने पढ़ा पेनिसिलिन्स, उसके बाद सिफेलोस्पोरिन्स, फिर उसके बाद कार्बापेनेम्स, उसके बाद मोनोबैक्टम्स, और एक दवाई जो हमारी रह गई दैट इज वेनकोमाइसिन, जिसकी बहुत अभी हम बार बार नाम लेते आ रहे थे, वेनकोमाइसिन। ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे नुक्स हैं, क्या क्या है, ओरली नहीं दे सकते इसको हम। ओरली इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि एसिड लेवल नहीं है, एसिड से नहीं टूटती है, लेकिन पुअर एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्ब नहीं होती, पुअर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। दूसरा, नेफ्रोटॉक्सिक होती है बहुत ज़्यादा, नेफ्रोटॉक्सिक, प्लस इसके साथ साथ ऑटोटॉक्सिक भी होती है, नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है, ऑटोटॉक्सिक भी होती है, ठीक है। तीसरा, जब इसको हम क्या देते हैं, ओरली नहीं दे सकते तो किस तरह से देते हैं, आईवी रूट। जब आईवी रूट से इसको देते हैं तो इट लीड्स टू इंक्रीज लॉट्स ऑफ हिस्टामिन, हिस्टामिन बहुत ज़्यादा सिक्रेट करती है, और हिस्टामिन क्या करती है, हिस्टामिन इंक्रीज वेसोडाइलेशन, और जिसकी वजह से पूरा इंसान क्या है, कैसा दिखता है, रेड, उसको कहते हैं रेडमैन सिंड्रोम। पूरा इंसान कैसा दिखाई पड़ता है, रेड कलर का दिखाई पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं रेडमैन सिंड्रोम। और ब्लू मैन सिंड्रोम कौन सा करती है, एमेड्रॉन, पूरा व्यक्ति ब्लू ब्लू दिखाई पड़ता है। तो ये सारी इसकी इतनी सारी जो नुक्स है वो हमने देख लिया। इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा है ये कि दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अभी तक हमने पढ़ा था कि जितने बीटा लैक्टम्स हैं देज आर नॉन इफेक्टिव एक्सेप्ट 5th जनरेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स, वो इफेक्टिव थे MRSA के खिलाफ, लेकिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज वेनकोमाइसिन अगेंस्ट MRSA, ठीक है। दूसरा, जूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस, जूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस में भी क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। जूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस में ड्रग ऑफ चॉइस है, और उसको हम कैसे देते हैं, ओरली देते हैं। लेकिन अभी तो हमने बात की कि इसको ओरली नहीं दे सकते, फिर हम इसको ओरली देंगे तो ओरली क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसका पूरा एब्जॉर्प्शन है। लेकिन जूडो मेम्ब्रेन कोलाइटिस के अंदर हम एब्जॉर्प्शन चाहिए ही नहीं, ये कोलाइटिस के अंदर जाएगी सीधी की सीधी, और क्या करेगी, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे उनको मार देगी। तो बस इसका इतना ही फायदा और उसका ही हम फायदा उठा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट होती है बीटा लैक्टम्स।